भारत के संविधान के यहाँ पर भरना रहेगा मैं हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। हिंदी दोस्तों भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, कई बार ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। हिंदी दोस्तों भारत की क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हिंदी में देखिए दोस्तों, हिमाचल में हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी राज्य हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। बिल्कुल याद रखेगा, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ भी इनको मिला था 1968 में। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप हिंदी का सिलेबस आपको पता है तो उसमें केदारनाथ भी हमको देखने को नहीं मिलेंगे, गोविंद मिश्र भी नहीं, रामविलास शर्मा भी नहीं। बाकी अगर आप उत्तराखंड एलटी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तब आपको रामविलास शर्मा, ये पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, गोविंद मिश्र, केदारनाथ सबको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो ग्रुप सी की कर रहे हैं तो उनके लिए जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उनको ही केवल पढ़ना उचित है। तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला दोस्तों प्रश्न है, अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। इनमें दोस्तों भले ही प्रश्न यहाँ पर तो देखिए सिंपली प्रश्न पूछ लिया गया कि अर्धविवृत स्वर है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि विवृत स्वर कौन सा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर रहेगा अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर, संवृत स्वर, इसके अलावा अर्ध संवृत स्वर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेपर का स्तर बढ़ रहा है ना, तो इसलिए ऐसे प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सिंपल है कि अर्धविवृत स्वर है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला आई। विवृत स्वर दोस्तों कौन सा होगा, ये दोस्तों होगा हमारा आ। विवृत स्वर हो गया आ। और संवृत स्वर में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, संवृत में जो मैंने यहाँ पर लिखा है ई और उ। कॉपी में लिख लीजिएगा। संवृत स्वर में ई उ। ये जो मैंने अर्ध संवृत लिखा है यहाँ पर, फिर से लिख देता हूँ, अर्ध संवृत दोस्तों इसमें कौन से आएगा, ए और ओ इसमें आएगा, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर अर्धविवृत, अर्धविवृत तो यहाँ पर दोस्तों ए आ जाएगा, आ जाएगा, ये अंग्रेजी वाला आ जाएगा, चंद्रबिंदु नहीं होती है, सिर्फ ये होता है, और अ हो जाएगा, याद रखेगा। और अर्धविवृत स्वर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पर ऑप्शन में है। इसके अलावा अर्धविवृत में ये भी आएगा, अ भी आएगा, ऐ भी आएगा, ये आ भी आएगा और औ भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जबरदस्त प्रश्न है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, चंद्रबिंदु हम लगाते हैं। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, तो उस नासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु हम लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं दोस्तों, तब आप लगाते हैं वहां पर अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्तनी से प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपको बताना है अशुद्ध है। कोमलांगी, सम्मिलित और उत्कर्षता। कोमलांगी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है, सम्मिलित ये भी ठीक है, अनुगृहित ये भी ठीक है। अब आपको लग रहा होगा उत्कर्षता भी तो ठीक है, नहीं दोस्तों, उत्कर्षता शब्द नहीं होता है। यहाँ पर आपको करना है केवल उत्कर्ष, इतना हटा देना है, उत्कर्ष, तब आपका शुद्ध हो जाएगा। देखिए तो कोमलांगी ठीक है, सम्मिलित ठीक है, अनुगृहित ठीक है, यहाँ पर करेंगे आप उत्कर्ष, तब आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है, तो टहलना दोस्तों क्या है, एक संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है, तो टहलना यहाँ पे भाव है तो भाववाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण बना है। कालीमा दोस्तों किससे बना है, तो काला से बना है।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको सर्वनाम पहचानना है। वे आम के पेड़ हैं। आपको दोस्तों सिर्फ ये वे याद रखना है, बाकी उसके आगे क्या लिखा है क्या नहीं वो आपको नहीं, आपको सिर्फ सर्वनाम की पहचान होनी चाहिए। वे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब वे में दोस्तों कोई प्रश्न तो लगा नहीं है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह, कौन क्या, तो ये भी नहीं, संबंधवाचक भी नहीं है दोस्तों, निजवाचक तो कतई नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है दोस्तों, ये हो जाएगा अंतर विशेषण। जबरदस्त प्रश्न है। पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक से प्रश्न आयोग पहले पूछ चुका है, अन्य जगह भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है दोस्तों, अंतर विशेषण मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण बताइए क्षम्य, शिक्षा, फेन, भ्रम। तो इनमें आपको बताना है क्या विशेषण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्षम्य। बाकी देखिए जो यहाँ पर शिक्षा है, फेन है, भ्रम है, तो ये सभी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। सोहन गांव देख रहा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, मतलब देख रहा है सिंपल सा क्रिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है। पढ़ रहा था, पढ़ पूर्वकालिक तो नहीं, इसमें दोस्तों है पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। एक हजारों में मेरी बहना है। मेरा बेटा हजारों में एक है, तो हजारों दोस्तों क्या है, कोई विशेषण है कि अव्यय है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण। दोस्तों ये हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर डी। अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण। देखिए धांसू प्रश्न है, अब ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा साधारण क्रिया विशेषण। पुल्लिंग दोस्तों यहां पर आपको बताना है, सेना जा रही है स्त्रीलिंग, मणि नागमणि, धरती माता, कुटुंब दोस्तों पुल्लिंग है। याचना शब्द का बहुवचन दोस्तों बताना आपको, याचना का बहुवचन होगा याचना ही होगा। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है। हस्ताक्षर दोस्तों ये नित्य बहुवचन में आता है। अच्छा तो ये क्वेश्चन वाला ठीक हो गया, हस्ताक्षर हो जाएगा नित्य बहुवचन। गृद्ध शब्द का तद्भव दोस्तों यहां पर आपको बताना है, गृद्ध का हो जाएगा गिद्ध, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो भैया तद्भव होगा। आषाढ़, ज्येष्ठ, फागुन और चैत तत्सम नहीं है। आषाढ़ दोस्तों तत्सम है, फाल्गुन का फागुन होता है, ज्येष्ठ का जेठ होता है, आषाढ़ का आषाढ़ होता है। चैत दोस्तों यहाँ पर तद्भव है, चैत का दोस्तों क्या होता है, चैत्र होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आत्म। उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा। दोस्तों ऐसा ही होना भी चाहिए है ना, तो भावी का विलोम यहाँ पर आपको बताना है, तो भावी का हो जाएगा यहाँ पर हमारा अतीत। अपर्णा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो अपर्णा दोस्तों कहा जाता है माता पार्वती को, अपर्णा हो जाएगा पार्वती का। गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी सब कहा जाता है। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, अरुण का हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए शब्द है। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके दोस्तों उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। यहाँ पर दोस्तों आपको संधि बतानी है, दैत्य धन अरि, दैत्यारी, तो कैसी संधि दोस्तों, स्वर संधि है, दीर्घ संधि है यहाँ पर, और ओ को मिलकर बनेगा आ, तो आ बन गया ना, दैत्या आ गया, दैत्यारी, तो स्वर संधि है और दीर्घ संधि है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है, दोस्तों देवभूमि सॉफ्टवेयर होगा इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, लंगूर गढ़ी का मेला, कठवादी का मेला, बिनसर का मेला, सत्यवान सावित्री मेला, मनसार का मेला, दोस्तों ये कहाँ लगते हैं, पौड़ी जनपद में लगते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी जिले में लगने वाले मेले एवं उनके संदर्भ में सही नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, क्यूसर का मेला द्वाराहाट दिया हुआ है, तो यही यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी तिलका देवी मेला और त्याड़ मेला, जामटी मेला, ये सभी के सभी देखिए जौनपुर में लगते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की चिपला केदार यात्रा, जिसे अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला दोस्तों प्रश्न है बिल्कुल 1 नंबर के लिए, सिंपल सा पूछा जाएगा, युद्धोपरांत निम्नलिखित किस सन में भारत एवं चीन के मध्य धारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी? बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है, इसका यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा 1981 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, नाद बांध यंत्र का निर्माण होता है? दोस्तों ये हो जाएगा बांज की लकड़ी द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में प्रतिवर्ष वैशाख माह के पहले दिन व रात को करमसौ मेले का आयोजन होता है, जिसका प्रारंभ कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्यालदेव मेला व बिखौती मेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है? तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, घुघती हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जय भारत जय उत्तराखंड तथा भड़भंडारी माधो सिंह नाटक तो राजेंद्र धस्माना के हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के वरदान मिट्टी में सोना अंधेरे से उजाला तथा दहेज जैसी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? तो ये हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मोहनलाल बाबुलकर की। अगला दोस्तों प्रश्न है, नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना किसने की? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये किए थे दोस्तों कल्याण सिंह रावत मैती। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल मोहजबानी आपको याद होना चाहिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर, ये जो आपको बताना है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला दोस्तों कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। 1924 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में अल्मोड़ा आया था। लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर है? नैनीताल करेंगे, क्योंकि ये खुटानी के पास है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों देहरादून हो जाएगा। और हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ रचनाएं दी गई हैं, पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी प्रिय कहानियां, तो ये हैं गौरा पंथ सिवानी की। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक संस्कार से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है भूटिया जनजाति से। भूटिया जनजाति में किसी बच्चे का तीसरे, 5वें व 7वें वर्ष 3, 5, 7 और 9 व्यक्तियों द्वारा कैंची से केस उतारने की प्रथा या संस्कार है वो क्या कहलाता है? दोस्तों ये हो जाएगा प्रस्यावोमो, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के महागांव व क्यारकुली नामक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये हो जाएगा खड़िया के लिए। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर हमारा सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलाना है। योग दर्शन दोस्तों किसका है? पतंजलि का हो जाएगा। न्याय दर्शन अक्षपद गौतम का हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन कणाद का है। सांख्य दर्शन कपिल का है। तो याद रखेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए वैशेषिक दर्शन दोस्तों किसका है? कणाद का है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन अक्षपद गौतम। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसको भी दोस्तों कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। मुल्ला दावत दोस्तों चंदाइन रचना है। दामोदर कवि की हो जाएगी यहाँ पर पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। अगला दोस्तों प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे। मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी। मनसब आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे। सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे। जात और सवार से मनसबदारी की श्रेणी निर्धारित की जाती। तो 1 और 3 दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे। और तीसरा है कि मनसब आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे। तो यहाँ पर देखिए मनसबदारी के बारे में व्याख्या की गई है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की सैन्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, जिसे अन्य मुगल बादशाहों ने भी थोड़े परिवर्तन के साथ जारी रखा था। तो याद रखेगा, अबुल फजल ने 33 मनसबों की श्रेणियों का वर्णन किया है। ये पूरा दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद दोस्तों ये हो जाएगा मराठा प्रशासन में थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, मौजूबदार,
मंत्री या वाक्यान्विस, दबीर या सुमंत, सुरुनवीस अथवा सचिव, पंडित राव, सेनापति, न्यायाधीश। तो ये 8 प्रकार के ये थे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध 1764 में, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस के समय दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक हो गया। यह संगठन मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन, यहाँ पर आपको बताना है चंपारण हो जाएगा 1917 में, अशोक आंदोलन 1920-22, दांडी मार्च 1930, तो इनको यहाँ पर सम्मिलित करना है। ये देखिए चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को, अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो भारत का संविधान दोस्तों सबसे बड़ा संविधान आपको पता है, बाकी हमने इतने देशों से ये चीज़ें ली हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक कथन है, क्या आप मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। तो ये दोस्तों संविधान सभा के बहस में कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा प्रश्न बन सकता है आगे को। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्वापायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया? तो अनुच्छेद 338 में दोस्तों अनुसूचित जाति पूछा ना, एससी आयोग अनुच्छेद 338 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुच्छेद से यहाँ पर प्रश्न आ गया है, लोक नियोजन में अवसर की समता दोस्तों अनुच्छेद 16 में है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, गैर कानूनी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर रोक दोस्तों ये अनुच्छेद 23 में है, 24 में नहीं है, ये अनुच्छेद 23 में है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम से रोक दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 23 में है, ये आपको याद रखना है। गैर कानूनी संरक्षण से निरोध अनुच्छेद 22, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 है, लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मक व्यवस्था भी है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा दोनों, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए? तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 32 इसमें शामिल है, अनुच्छेद 227 भी शामिल है, 226 भी इसमें शामिल है, 245 नहीं आता है इसमें। देखिए अनुच्छेद 32 दोस्तों जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं, इनको मिलाना है, यहाँ पर इनको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था, किसान अधिकार अधिनियम 2001 में आया था, यही गलत हो जाएगा। डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 है, कृषि सुरक्षा अधिनियम 2002।